बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तो आप सब जानते हैं कि 7 जून है और दिन है हफ्ते का और बहुत प्यारा दिन ईद उल अज़हा। अब सब लोगों को बहुत बहुत एक बार फिर ईद मुबारक। उम्मीद है आप अपनी कुर्बानियों से फारिग हो चुके होंगे या अभी कर रहे होंगे, लेकिन फिर वही जो है ना पैगाम कि मेहरबानी करनी है, कुछ ना कुछ जो है वो लोगों का ख्याल करना है। और एक और मेहरबानी करनी है कि सा सा के खावना है, सा सा के मेरी ज़ुबान में कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्फा देकर जो है वो आपने गोश्त इस्तेमाल करना है, क्योंकि इतनी मिकदार में हम पूरा साल गोश्त इस्तेमाल नहीं करते, महंगा बहुत है और लोगों को पसंद भी नहीं है कईयों को, तो आपने वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करना है। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिमांड आ रही थी दमिश्क के कैद खाने में। अब मैंने पता क्या किया है, मैंने उसका एक पोर्शन जो है वो मुख्तस कर दिया है कि वो इंशाल्लाह अब साथ ही होगा वीलॉग के। तो जिन दोस्तों ने जो नए ज्वाइन किया है तो वो पीछे चले जाएं, वीलॉग पड़ा है किस्त नंबर 1 वो सुन ले। उसके बाद आज हम 2 स्टार्ट करेंगे और आपको ओरिजिनल वाक़या बताऊंगा जो उंदलस का था, जो मूसा बिन नसीर का था, जो तारिक बिन ज़ियाद का था और दमिश्क के कैद खाने में क्या हुआ। तो ये आप लोगों ने जो है पिछला हिस्सा देख लेंगे कि किस तरह एक जर्नैल को भीख मांगने पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान के हर लाइन में आपको पाकिस्तान के हालात नज़र आएंगे। वैसे इस किताब का इंतखाब मैंने नहीं किया। अब बहरहाल आते हैं अपनी रोज़मर्रा की खबरों और वीलॉग पे। सबसे पहली जो खबर है वो दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनी जो दोस्ती थी दुश्मनी में तब्दील हो गई। हमारी अक्सर दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी दुश्मनी है। अब तक कहा जा रहा है कि एलोन मस्क को 140 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि पाकिस्तान एक एटमी रियासत है, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर का मुल्क है, कई मुल्कों से बड़ा है, दुनिया में 5वें नंबर पे है और इसकी जो टोटल रिजर्व्स हैं, जो टोटल जो है इसका खर्चा पड़ा है वो पड़ा है 10 अरब डॉलर, जिसमें 3 अरब डॉलर हमारे हैं और 7 अरब डॉलर वो जो है ना उधार के हैं। तो 140 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो एलोन मस्क उठा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि एलोन मस्क का दिमाग चल गया है और मैं नहीं जानता था कि ये शख्स नशा करता है। यानी इससे ये बात भी साबित हो गई कि एलोन मस्क साहब जो है वो कोई नशई है, कोई नशा करता है। जवाब में एलोन मस्क ने कहा कि वो जो कम उम्र जो बच्चों की जो वीडियोस हैं वो जिनसी जो है ना वो वीडियोस मौजूद हैं ट्रम्प साहब की। फिर आप जानते हैं ये किस तरह होते हैं, कम उम्र बच्चे और बच्चियों के साथ। ये इसका एलोन मस्क का जो है ना वो इल्ज़ाम है और वो कहते हैं कि इतनी वीडियोस हैं ट्रम्प की ये जिनसी कि आप सोच नहीं सकते। ये तो खैर ट्रम्प साहब शुरू से ही रंगीन मिजाज रहे हैं, शुरू से अरबपति हैं, लेकिन अब जो शेयर्स मिलते थे जो सब्सिडी मिलती थी मस्क की कंपनियों को वो सारी बंद होने जा रही है, जिससे पूरी मार्केट जो है वो क्रैश हो जाएगी। और बकौल बैरिस्टर शहजाद अकबर कि ये इतनी बड़ी लड़ाई है कि ये पूरी दुनिया को मुतासिर करेगी, डॉलर्स की सूरत में, क्रिप्टो की सूरत में और बहुत सारे दूसरे सूरतों में। हत्ता कि एलोन मस्क ने इम्पीचमेंट, जिसे मुआखजा कहते हैं, अमरीकी सदर को हटाया जाता है इम्पीचमेंट से, मुआखजे का जो है ना वो मुतालबा कर दिया है एलोन मस्क ने। और एलोन मस्क ने कहा कि उन्होंने पूरा इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बना कर दिया। फिर उन्होंने राय पूछी है अमरीकियों की कि क्या डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के अलावा तीसरी पार्टी भी होनी चाहिए। तो 80% लोगों ने जवाब दिया है कि बिल्कुल तीसरी पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि 250 साल से जो अमेरिका है उसमें 2 पार्टियां हैं, एक डेमोक्रेट्स है और एक रिपब्लिकन है। जो बाइडेन डेमोक्रेट से था और ये जो ट्रंप है ये रिपब्लिकन से है। तो उसमें 80% लोगों ने कहा, बल्कि 84% लोगों ने कहा कि तीसरी जो पार्टी जो है वो होनी चाहिए।
उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि अगर हम सूद की अदायगी करते हैं और हम दिफा का बजट बढ़ाते हैं तो बाद में जो बचेगा वो बचेगा छणकणा। अब आप कहेंगे छणकणा क्या होता है? ये झुनना भी कहते हैं, वो छोटे बच्चों के हाथ में दिया जाता है, जो बिल्कुल दूध पीते बच्चे होते हैं, कड़ाव 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 करके बजता है। तो बाकी बच रहा है जी छणकणा। अब वो छणकणा ये किस तरह बचाती है हुकूमत, क्योंकि इस हुकूमत को आखिरकार मैशत जो है वो ले डूबेगी, जो मर्जी है कर लें। 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम अभी बजट आ रहा है ना, तो आपको पता चल जाएगा। ये हुकूमत खुद कह रही है कि जब हमने सूद दे दिया जो हम खा चुके हैं कर्जा, और अगर हमने दिफा बढ़ा दिया डिफेंस बजट, तो हमारे पास छणकना रह जाएगा और जो सिविलियंस हैं वो वैसे ब्लडी हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि 2025 और 2026 इसका जो नया माली साल शुरू होगा तो इसमें बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होने के इम्कानात हैं। कहा जा रहा है बहुत सारे लोग, क्योंकि पहले इन्होंने सोलर की जो है ना मार्केटिंग की, लोगों ने सोलर पे टूट पड़े लोग, फिर सुलेमान शहबाज का बिजनेस भी था, हर तरफ सोलर लग गए और नेशनल ग्रिड से बिजली निकलती गई निकलती गई निकलती गई, सोलर जो लग गए। अब जो बकाया बिजली का बिल आता है वो इनके लले तलले पूरे नहीं कर रहा। अब जो लोग मेरी तरह बिजली इस्तेमाल करते हैं वो तैयार हो जाएं। हुकूमत कह रही है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी होगी, पेलो के तो सस्ती है। उसके बाद आगे चलें, बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया है डॉक्टर यूनुस ने, और ये इनको जल्दी करना चाहिए था। उन्होंने ऐलान किया है कि अप्रैल 2026 में वो बांग्लादेश में आम इलेक्शन होगा, आम इंतखाबात होंगे। किसी भी मुल्क का क्राइसिस का जो हल है ना वो आम इलेक्शन है। जापान में अक्सर होते हैं, इसके अलावा जो है ना वो दूसरे मुल्कों में अक्सर, कोरिया में अक्सर होते हैं कि हुकूमत ने जो है ना वो पॉपुलैरिटी खो दी, हुकूमत ने एतमाद खो दिया, तो चलें जी नए इलेक्शन कराएं चुप करके। हमारी तरह नहीं होता। तो डॉक्टर यूनुस ने जो है वो 2026 में ऐलान कर दिया है और तमाम सियासी जमातों ने इसका खैर मकदम किया है। उसके बाद मैंने पढ़ा था तारीख में कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम इब्ने अली, इनके जनाजे पर जो है ना वो लोगों ने तीर चलाए थे जो उनके मुखालिफ थे। ये मैंने किताबों में पढ़ा है, उलमा से भी सुना है, एक मूवी में भी मैंने देखा है। बहरहाल तो मुझे आज याद आ गई कि इमरान खान को जेल में ईद की नमाज अदा करने नहीं दी गई और बहाना किया गया कि जी सिक्योरिटी खदशात हैं, सिक्योरिटी खदशात, चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को। ये खुद तो किसी आम मस्जिद में नमाज पढ़ नहीं सकते, ना पढ़ी है, क्योंकि वहाँ लोगों के रिएक्शन का खतरा था। तो इमरान खान को जो है वो ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई और ये चौथी ईद है खान साहब की जेल में, और 2 दफ़ा जो है ना वो ईद नमाज हुई है अडयाला जेल में, लेकिन शिमरों ने, लानतियों ने, यजीदों ने इन्होंने नमाज अदा करने नहीं दी खान साहब को। उसके बाद जो अगली खबर है, दरबार लगा है रियाज में और आप दरबारी हैं, बड़ा खूबसूरत एक शेर भी है। तो उस दरबार में जो है ना वो ये शलवार शरीफ, ये लेला, ये मौजूद था, फील्ड मार्शल साहब मौजूद थे और वहाँ पे ये मेहमान खुसूसी थे, यानी लेला साहब। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये नेक्सस है, एक तो इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं, दूसरा इमरान खान को अंदर रखना। कल भी मैंने अपने वीलॉग में जिक्र किया, 1-2 व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा उस पर क्रिटिकल कमेंट्स दिए, उनका हक है, उनकी राय है। बहरहाल ये मेरी ज़ाती राय है कि इसमें मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो इस गठजोड़ में शामिल है, वरना मोहम्मद बिन सुलेमान वो गाड़ी न चलाता शहबाज शरीफ की। मोहम्मद बिन सुलेमान को पता है ना ये किस तरह आए हैं, पता है कि ये चोर है, इन्होंने मैंडेट चोरी की है, मैंडेट इमरान खान का था। बहरहाल वहाँ पे दरबार में शिरकत हुई है। आप बाहर मांगें या आप दरबार में मांगें, मांगना तो मांगना ही होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगली खबर, अब ये जब बकरे फाड़ रहे थे, बकरे के खोखले पेट से चावल निकाल रहे थे और चांपे फाड़ रहे थे, तो 54,418 फ़लस्तीन ने जो है ना अदाद शुमार जारी किए हैं। 54,418 शोदा है, 1,24,190 जख्मी हैं, जिनमें से आधे वो जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए हैं, लेकिन उस वक्त ये बकरे फाड़ रहे थे। उसके बाद आप अगली खबर सुने। अगली खबर ये कि बेंजामिन नेतन्याहू ने एतराफ़ किया है कि हमास को कमज़ोर करने के लिए हमने यासिर अबू शबाब, जो पॉपुलर फोर्सेस के नाम से रिफा में काम करता है, हमने उसको खरीदा, उसकी माँ खरीदी, उसकी धरती खरीदी, उसकी गैरत खरीदी,
खरीदी, उसकी बहनें खरीदी और उसने हमास को अंदर से नुकसान पहुंचाया। नाम है इसका यासिर अबू शबाब। और पहले हमने हमास को अंदर से कमज़ोर किया, ये हर जगह मुसलमान मिल जाते हैं, हर खिलाफत में मिल जाते हैं। उसके बाद हमने हमास पे जो है वो हमले किए। ईद वाले दिन बमबारी हुई है फ़लस्तीन पे और 42 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हो गए हैं। एक और ख़बर, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई हैं ईरान, इसके अलावा अफ़गानिस्तान, इसके अलावा चाड, इसके अलावा कांगो, इसके अलावा यमन, इसके अलावा लीबिया, कि ये दहशत गर्दी की वजह से अमेरिका में नहीं आ सकते। तो जवाब क्या मिला है, ये चाड के जो है ना वो सदर हैं इदरीस साहब, इन्होंने तमाम अमरीकियों पर जो है वो चाड में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। एटम बम नहीं चाहिए होता गैरत के लिए, बड़ी फौज नहीं चाहिए होती, गैरत गैरत ही होती है, जिसको डॉक्टर साहब ने कहा था पहनाती है फकीर को ताजे सरदारा। अब अगर वो चार्ट को दुनिया से भी मिटा देना, चार्ट के सदर ने बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के कान के नीचे दी है और अमरीकियों पे पाबंदी लगा दी है। सबसे पहले जिक्र करेंगे कि जो जर्नैलों ने हमें लेला ईद का तोहफा दिया है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि ये चेहरे होते हैं, पीछे भाई लोग होते हैं, सारा कुछ यही करते हैं। अब तोहफा में क्या मिला ईद का, कल आपको बताया था वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 44.7 लोग वो खत गुर्बत से नीचे चले गए हैं। वो दिन का 1200 रुपया नहीं कमा पाते। अगर वो दिन का 1200 रुपया नहीं कमा पाते तो फिर वो गुजारा किस तरह करते हैं? आज जाकर उनके घरों से पूछ लें, क्योंकि जो हमारी कुर्बानियां हैं वो तो स्टेटस की अलामत हैं, वो तो हमारी मुआशरती हैसियत की अलामत हैं, वो तो दिखावा है। हम तो उनको गोश्त देते हैं जिनके फ्रीजर पहले भरे हुए हैं। और ईद से पहले अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीजरों की जो है ना वो उसमें फरोख्त में वो रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मैं हैरान हूँ। हालांकि जो फ्रीज़र खरीद सकते हैं वो रोज़ाना गोश्त भी खरीद सकते हैं। बहरहाल ये हमें तोहफा मिला है कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट दोनों 2 नंबर है। हवालदार स्पीकर रियाज सादिक फॉर्म 47 का, यूसुफ रजा गिलानी का पूरा टब्बर, वो मुल्तान से हारा, वो लाहौर से हारा। 2,50,000 से तनख्वाह बढ़ाकर कर दी गई है 13 लाख रुपए, दोनों की 13 लाख रुपए ये लेला ईद का तोहफा दिया है हमें जर्नैलों ने। फिर आप मुझ पर नाराज होते हैं कि 20 कनालां दी कोठी विच 5 पजारो 40 कुत्ते 25 नौकर 10 कनीजा कित्थों आईयां, कित्थे लगियां 1 टकसालां। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, वैसे तुहानू भी पता तो होना है, सारा पता है। ये तोहफा मिला है आपको लेला ईद पे। उधर आपको बताया कि डिफेंस के बाद और जो है ना वो इसके बाद सूद के बाद छनकड़ा है सरकारी मुलाजमों की और पेंशन का फैसला नहीं हो पा रहा, कितनी बढ़ानी है। इधर जो है ना 2,50,000 से 13 लाख रुपया हवालदार स्पीकर और वो 2 नंबर चेयरमैन सेनेट, जो कि मुल्तान वालों का पोप है। जिस तरह ईसाइयों का पोप होता है, गद्दी नशीन भी है, हलवा मांडा उधर से भी आता है, चंदा उधर से भी बहुत आता है, बक्से उधर भी भरे होते हैं। लेकिन जो खाल उधेड़नी है वो उधेड़नी है पाकिस्तानी अवाम की। इनको पहले ज़रूरत है। अच्छा, इस 13 लाख के अलावा घर, गाड़ी, पेट्रोल, ड्राइवर, खानसामा, किचन, इस्तंजा करवाने वाला, वुज़ू करवाने वाला, नहलाने वाला, वो सारे फ्री हैं, वो सारे फ्री हैं। उसके अलावा ये कहते हैं कि जी वो जो है ना वर्ल्ड बैंक कहता है कि 44.7 वो नीचे चले गए हैं। आगे सुने। अडयाला के चांद को ईद मुबारक। अडयाला का चांद क्या कहता है? वो कहता है कि मैं लोगों की रगों में अब खून बन के दौड़ता हूं और इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अगर किसी को शक शुबा है तो वो 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट उठा के देख ले, मेरे हलके का रिजल्ट उठा के देख ले। एक ऐसा बंदा जिसको लोगों ने देखा नहीं था, एहसन जमाल, हलका था NA 95, हलका था इमरान खान का, जिस पे इमरान खान 98 से पहली दफा जीते, तो उसको वोट पड़ा 2,18,000।
اور یہ پورے پاکستان کا ریکارڈ تھا کہ یہ سیٹ خان کی ہے، یہ حلقہ خان کا ہے، یہ پولنگ سٹیشنز خان کے ہیں۔ اڈیالہ کے اس چاند کو میری طرف سے، میرے ویورز کی طرف سے، میری قوم کی طرف سے، میرے غریب کی طرف سے، میرے مسکین کی طرف سے، میرے مستری کی طرف سے، میرے دکاندار کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اور اللہ پاک شوکت خانم اور اکرام اللہ خان نیازی کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ایسا بیٹا جنا اور جنہوں نے جو ہے ایسی بیٹیاں جنی، جو کہتا ہے فتح علی خان ٹیپو کی طرح کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، اور وہ بار بار اشارہ کرتا ہے 100 سال جیل میں رکھنا ہے، رکھو، یزیدوں کے سامنے نہیں جھکوں گا، لعنتیوں کے سامنے نہیں جھکوں گا، قاتلوں کے سامنے نہیں جھکوں گا، جو کرنا ہے کر لیں۔ اس کو عید مبارک۔ اس کے بعد اتنی پینشن ملتی ہے مجھے، اتنی پینشن ملتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کا کیا کروں۔ یہ کس نے کہا ہے پتہ ہے؟ یہ ایک سائیکوپیتھ نے کہا ہے، قاضی فائز حسین نے۔ نیا گھر بنا کے اسلام آباد میں دیا گیا ہے کہ جو طلبے تم نے ہمارے چاٹے، جو تم نے ہمیں زبان سے استنجے کروائے، جو تم نے ہماری باتیں مانی، میریٹ میں 8 صحافیوں کو بلایا گیا، وہاں پہ ان کے ساتھ گفتگو کی گئی، وہاں ان کو بتایا کہ اتنی پینشن، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی پینشن ملتی ہے، میں تو پینشن گن نہیں سکتا، اور اب لندن نہیں جاؤں گا، لندن پرانا ہو گیا ہے، لندن کھوکھلا ہو گیا ہے، لندن کی وہ بات نہیں رہی، میں اپنی بقایا عمر جو ہے وہ اسپین میں گزاروں گا۔ اور جب یہ موصوف باتیں کر رہے تھے تو وہ جو فراڈن ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ فراڈن بھی موجود تھی۔ اسد تور کا پورا جو ہے وہ ویلاگ سن لیں، وہ وہاں پہ موجود تھا، اس نے وہاں پہ کون کون سی باتیں کی۔ اور میں نے پی ٹی آئی سے بلہ لیا، آپ انا دیکھیں، آپ بغض دیکھیں، آپ میں دیکھیں، پی ٹی آئی کو دوبارہ میرے پاس آنا چاہیے تھا، پی ٹی آئی کو دوبارہ میرے پاس آنا چاہیے تھا، تو میں ان کو بلہ واپس کر دیتا۔ 1200 روپے روزانہ، اور اتنی پینشن ہے، اتنی پینشن ہے کہ میں گن نہیں سکتا، اور بقایا عمر اسپین میں گزاروں گا۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ یہ جرنیل اور جج کیا کرتے ہیں؟ یہ پاکستان کو بناتے ہیں جہنم، یہ پاکستان کو بناتے ہیں جرائم کی عماج گاہ، یہ پاکستان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑتے اپنے فیصلوں سے، اپنی پالیسیوں سے، اپنی آمریت سے، کیونکہ ان کو پہلے دن پتہ ہوتا ہے، بچے پہلے باہر سیٹ ہوتے ہیں، یہ ٹائم پہ بھیج دیتے ہیں، بچوں کی شادیاں باہر ہو چکی ہوتی ہیں یا بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں کھلی ولی پاکستان کو۔ مشرف نے کیا، ضیاء نے کیا، یایا نے کیا، ایوب نے کیا، نون لیگ نے کیا، پیپلز پارٹی نے کیا، سب کے باہر ٹھکانے موجود ہیں۔ ایک شخص نے نہیں کیا جس کا باہر ٹھکانہ موجود نہیں ہے، وہ کہتا تھا میں بھی رہوں گا اور یہیں رہوں گا اور انہی کے ساتھ رہوں گا، کرونا میں رہوں گا، انہی کے ساتھ غربت دیکھوں گا، انہی کی غربت کم کرنے کی کوشش کروں گا، میں یہی رہوں گا۔ وہ جو ڈیالہ کا چاند ہے، جو فتح علی خان ٹیپو ہے، جو حیدر علی کے بیٹے کی طرح، جس نے 1799 میں سرنگا پٹم میں گوروں کے آگے سر کٹا دیا، سر جھکایا نہیں، اور یہ لوگ پاکستان کا بیڑا غرق کر کے پھر پہلی فلائٹ پکڑتے ہیں اور پاکستان چھوڑ دیتے ہیں۔ انہی کی پالیسیوں سے پاکستان جو یہاں پہ پہنچا، انہی کی پالیسیوں سے پاکستان یہاں پہ پہنچا۔ یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے۔ انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا ہے، پاکستان کی ترقی سے، پاکستان کے آگے بڑھنے سے، پاکستان کے غریبوں سے ان کا کیا لینا دینا؟ جو منرل واٹر سے نہاتے ہیں، جو منرل واٹر سے استنجا کرتے ہیں، اوپر جو آپ اوپر والی لائن جو بتا دی، یہ یوسف رضا گیلانی کو کون لے کے آیا؟ یوسف رضا گیلانی کا پورا ٹبر ہار گیا تھا۔ اب یہاں پہ اگر کوئی الیکٹڈ بند ہوتا پھر بھی ہم مان لیتے کہ چلے یار لوگوں نے ووٹ دیے، لوگوں کی مرضی، ہارا ہوا، پھر پیر، پھر گدی نشین۔ اب یہاں اس کے جو ہے نا وہ رشتہ داروں کے مزاروں پہ لوگ منتیں ماننے جاتے ہیں، خیر ان کی اپنی مرضی ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ حوالدار سپیکر ہارا ہوا، کون لایا ان کو؟ جرنیل صاحبان۔ اور یہ سارے کس کی آشیرواد سے ہو رہا ہے؟ یعنی ایک 2 نمبر جو پارلیمنٹ ہے، وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ 2 نمبر کر رہی ہے، وہ غیر قانونی کر رہی ہے، چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو، اب 27ویں ترمیم آ رہی ہے۔ یعنی 27ویں ترمیم میں ایسا کچھ آ رہا ہے، وکیل بتا رہے ہیں، ایسا کچھ آ رہا ہے کہ پاکستانیوں کے 14 طبق جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے۔ اب پتہ نہیں
फील्ड मार्शल साहब को अमीरुल मोमिनीन बनाने जा रहे हैं, या ये जो है ये लेला खलीफा बन रहा है या बादशाह बन रहा है, या इमरान खान की बात को सीरियस ले गए हैं कि फील्ड मार्शल के बजाय आप बादशाह बन जाते तो कोई आपका क्या बिगाड़ लेता, या तो उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि आप 27वीं तरमीम आ रही है। और ये कभी जो है वो वज़रा की तनख्वाहों में 140% इजाफा, कभी मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की तनख्वाहों में 140% इजाफा, और अपनी तनख्वाह 2,50,000 से बढ़ाकर 13 लाख। यानी हमारे जब ये पेट्रोल कम करते हैं ना 1 रुपया 8 आने, अपनी रेशो देखें। अब जिस तरह मैंने कहा कि ये आपने एक एक लाइन वो पाकिस्तान पे डिपिक्ट करनी है, कहानी यहाँ से शुरू होती है, यानी यहाँ से कहानी शुरू होती है दमिश्क के कैद खाने से। अब आपके साथ वादा, और आपने कमेंट्स देने हैं कि ये सिलसिला ठीक है या गलत है, क्योंकि मैं तो आपकी प्रॉपर्टी हूँ, आपके मुताबिक चलता हूँ। वो कोई पुरानी बात नहीं थी कि अमीर मिस्र व अफ्रीका मूसा बिन नसीर ने एक ईसाई हुक्मरान की फरियाद पर तारिक बिन ज़ियाद को बुलाया था। 3-4 साल पहले का ही तो वाक़या था। दमिश्क के कैद खाने में बैठे हुए मूसा बिन नसीर को गुजरी हुई जिंदगी का एक एक वाक़या याद आ रहा था। अभी कैद खाने में बैठा था, उसकी बूढ़ी आंखों के सामने गुजरे हुए लम्हों का काफिला उल्टे कदम चलता रहता था। वो उन्हें याद करना चाहता था उस वक्त को जो गुजर गया था। उसके आहिस्ता आहिस्ता मदम मदम धड़कते दिल को तकलीफ होती थी। दिल की ये धड़कन मातमी दफ की मानद थी। वो तो मजबूर और मकहूर जिंदगी के बाकी दिन गुजार रहा था। अभी उसके सामने नौजवान बेटे का सर पेश किया गया था। उसके दिल में तासुफ नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। उसने अल्लाह का नाम और दीन का पैगाम बहरे जुल्मात के पार पहुंचा दिया था। अब ना करदा गुनाह की उसे जो सजा मिल रही थी उसका उसने अल्लाह से गिला शिकवा नहीं किया था। वो जानता था कि अल्लाह उससे नाराज नहीं, वो दुनिया से रिश्ता तोड़ चुका था। उसने ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया था कि उसे इसी कैद खाने में जान देनी है और उसे गुमनामी में कहीं दफन कर दिया जाएगा। शायद उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी जाएगी। उसे मालूम न था कि वो जहां कहीं भी दफन ना भी हुआ और उसकी लाश दरिया बुर्द कर दी गई, तारीख इस्लाम में वो हमेशा जिंदा रहेगा। अभी हम जिक्र कर रहे हैं ना, जब तक सूरज अपनी हरारत से जमीन को जिंदा रखेगा, चांद और सितारे कुरे अर्ज की रातों को रोशन रखेंगे, मूसा बिन नसीर का नाम जिंदो पाइंदा रहेगा। बहरहाल ये भी मैं वजाहत कर दूं कि कई लोग इसको मूसा बिन नुसैर भी पढ़ते हैं, वो आपकी मर्जी है, तलफ़ुज़ नाम यही है, तलफ़ुज़ आगे पीछे हो सकता है। उसे मालूम नहीं था कि तारिक बिन ज़ियाद कहाँ है। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने दोनों को दमिश्क बुलाया था। मूसा को तारिक के मुतल्लिक सोच सोच कर अफसोस हो रहा था कि उस जवान साल खूबसूरत जर्नैल फातेह उंदलस के साथ भी यही सलूक हो रहा होगा। कैद खाना एक है, कोठड़ियां लहदा हैं। वो भी इसी कैद खाने में किसी अंधेरी कोठड़ी में पड़ा मौत का इंतजार कर रहा होगा। इसी कैद खाने की किसी कोठड़ी में मोहम्मद बिन कासिम मजालिम सह रहा होगा। इसी कैद खाने की किसी कोठड़ी में कतीबा बिन मुस्लिम उल्टा लटका हुआ होगा। अंदाजा करें ये जर्नैल थे, यानी जिनके साथ एक ही कैद खाने में ये कुछ हो रहा था। मूसा बिन नसीर को जिस जिल्लत और रुसवाई में फेंका गया था वो बयान किया जा चुका है। 2 लाख दिरहम जुर्माना हुआ और वो भीख मांग के सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को अदा करना है कि उसने भीख मांगनी है। पहले मक्का में हाजियों से, फिर दमिश्क की गलियों में पूरा दिन भीख मांगता, शाम को वापस आता। इसलिए कहा पहले वाला वीलॉग सुन लें। और फिर उसके बेटे का सर कटवा कर उसके आगे रख दिया गया, अब्दुल अजीज का।
गम से निढाल ज़ईफ़ुल उमर ज़िल्लत व मुशक्क़त से अधमुआ किए हुए मूसा बिन नसीर को वो दिन याद आया जिस दिन शुमाली अफ्रीका की छोटी सी एक रियासत स्यूस्ता का गवर्नर जूलियन उसके पास आया था। स्यूस्ता एक रियासत थी और उसका गवर्नर था जूलियन। वो सारा मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया। उस दिन मूसा बिन नसीर शुमाली अफ्रीका के एक शहर तंजा में था। तंजा शहर का नाम था। मूसा मिस्र और शुमाली अफ्रीका का अमीर था। वो मर्दे मैदान था, सिपह सलार था और शहरी अमूर का बेहतरीन मुंतजिम था। वो कभी चैन से न बैठता था, शहर शहर करिया करिया घूमता फिरता और सल्तनत के अहवाल और कवायफ को अपनी आंखों से देखता था। एक मसला उसे कभी कभी परेशान कर दिया करता था और उसे वो अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझा करता था। ये थी बर्बर कौम। बर्बर मैंने तशरीह की थी, काले हबशी बर्बर। तारिक बिन ज़ियाद बर्बर था। बर्बर शुमाली अफ्रीका के बाशिंदे थे, लड़ाके, खूनख्वार और निडर। उनकी तारीख जंगो जदल और खून रेजी की बड़ी लंबी दास्तान है। मुतजाद कौमें उन पर हमला आवर हुई लेकिन अपनी फौजें कटवा गईं। अगर किसी ने उन्हें मफ्तू किया भी तो उन पर इंतहाई मुख्तसर अरसा हुकूमत की जा सकी। वो मफ्तू नहीं होते थे। बर्बरों ने बगावत करके अपने फातेह हुक्मरानों को भाग जाने पर मजबूर कर दिया। रोम जैसी बड़ी ताकत को उन्होंने रोमियों के खून में डुबो दिया था। उस वक्त की सुपर ताकत थी। रोमियों ने हमला किया, बर्बरों ने उनको उनके खून में डुबो दिया। जी, हिस्पानवी गोथ, ये भी एक बहुत जालिम कौम थी। हिस्पानवी गोथ आए और बर्बरों के हाथों ऐसी शिकस्त खाकर भागे कि रूमियों की फौज गोथों ने भी फिर कभी उनके किसी इलाके का रुख न किया। ऐसे डाटे थे बर्बरों को शिकस्त दी तो अरब के मुसलमानों ने दी। शिकस्त देने पर ही बात खत्म नहीं हो जाती थी, असल काम तो शिकस्त देने के बाद शुरू होता था। ये था बर्बरों पर हुकूमत कायम करना। पहले इन पर जो अमीर मुकर्रर हुए वो बर्बरों को पसमानदा और जंगली कौम समझते रहे और उनके साथ अच्छा सलूक न किया। बर्बर खुद सर और सरकश कौम थी। इस कौम का अपना मजहब और अपना कल्चर था। बर्बरों ने मुसलमानों का मजहब कबूल करने से इनकार कर दिया था और वो बगावत पर आमादा रहते थे। मूसा बिन नसीर से पहले अमीर ने बर्बरों को महकूम और गुलाम समझना छोड़ दिया और उन्हें मुआशरे में शहरी इंतजामिया और फौज में अहमियत दी, रुतबे और ओहदे दिए और इस्लामी मुसावात के असूलों पर बर्बरों को अरबी मुआशरे में जज़ब करना शुरू कर दिया। ये जो मूसा से पहले गवर्नर था, ये उसने जो है ना वो इतनी हिकमत अमली से काम लिया। जी, शुरू कर दिया। बलोचिस्तान का मसला देखें। मुश्किल ये थी, बर्बर अरब के बदुओं की तरह कबीलों में बटे हुए थे। हर कबीले का अपना सरदार था और हर कबीला आज़ाद था, इसलिए उन्हें एक कौम की हैसियत से इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। चंद कबीले इताअत कबूल करते और बाकी बागी हो जाते थे। ताहम अमीर के बेहतर सलूक और तबलीग से मुतासिर होकर बर्बरों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया था। फिर मूसा बिन नसीर को अमीर बनाकर भेजा गया। ये बनाया था वलीद बिन अब्दुल मलिक ने, जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से पहले था। उसने आते ही बर्बरों की एक अलग और बाकायदा फौज बना दी। मूसा तमाम कबीलों तक खुद गया और अमली तौर पर इस्लाम की तालीमात मुतारिफ कराईं। जहाँ ताकत इस्तेमाल करना पड़ी वहाँ ताकत इस्तेमाल की गई। ज़्यादातर प्यार व मोहब्बत का हरबा इस्तेमाल किया। थोड़े ही अरसे में शायद ही कोई ऐसा बर्बर रह गया हो जो मुसलमान ना हो गया हो। ये होता है असल तरीका।
مارنگ بلوچ مسخ شدہ چہرہ ہے اور بلوچ یہ ہیں اور پختون یہ ہیں اور سو اینڈ سو. بہرحال لیکن فن حرب و ضرب اور میدان جنگ کے نظم و نسق سے واقف نہ تھے. وہ قتل و غارت اور دشمن کی بستیوں کو تباہ کرنے کے عادی تھے. موسیٰ نے انہیں ٹریننگ دے کر جنگی ڈسپلن کا اور کمانڈ کے احکام کے مطابق لڑنے کا پابند بنا دیا تھا. یہ کارنامہ موسیٰ بن نصیر کا تھا کہ اطلس کے بربروں کے تمام قبیلوں کو ایک قوم بنا دیا، لیکن ہر قبیلے کی سردار کی سرداری قائم رہنے دی. حکمت عملی دیکھیں. جذبے کے لحاظ سے وہ عربوں کے ہم پلہ ہو گئے. ایک روز جب موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے ایک شہر طنجہ میں مقیم تھا، اسے اطلاع دی گئی کہ سیوستا کا گورنر کاؤنٹ جولین اسے ملنے آیا ہے. جولین؟ موسیٰ نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا. اس عیسائی حکمران کو مجھ سے ملنے کی کیا سوجی ہے؟ آگے سنیں گے تو آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر انشاءاللہ فخر ہوگا. ایک دفعہ پھر عید مبارک. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے اس خوبصورت دن کے واسطے، اور ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے جو آپ لوگ برداشت کرتے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ.